प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। जब सही अर्थों में सामाजिक न्याय की स्थापना होती है तब नई मनुष्यता का जन्म होता है। जब नई मनुष्यता का जन्म होता है तब समाज में समता की नीति का निर्माण भी होता है। यह सच्चाई है कि कोई भी समाज बिना नीति के प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य उन्मुख समाज हमेशा नैतिक चिंतन पर बल देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी नैतिक चिंतन पर आधारित है। लगभग 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के अखंड प्रवाह को कायम रखा है। उन्होंने वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा असंतुलित विकास को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन भी किए हैं। अनुच्छेद 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दशकों से वंचित समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। अभी हाल ही में समावेशी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन्होंने पहाड़ी, पाडरी जनजाति, कोली और गद्दा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह समुदाय सामाजिक न्याय के लिए लंबे समय से आस लगाए हुए था। अब इन समुदायों के लिए अतिरिक्त और आनुपातिक आरक्षण अलग से प्रदान किया जाएगा। साथ ही पहले से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी सहित मौजूदा जनजाति समुदायों को जो 10% आरक्षण मिल रहा था वह उसी अनुपात में मिलता रहेगा और उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। मैं गुज्जर, बकरवाल, दर्द, सिंध, गद्दी, सिप्पी समुदाय के सभी बहनों भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों के समावेशी विकास के प्रति कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित जनजाति समुदाय के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया है। जम्मू कश्मीर की अन्य पिछड़ी जातियों को देश की अन्य पिछड़ी जातियों के बराबर अधिकार दिलाने का लक्ष्य हो या कश्मीरी प्रवासियों तथा विस्थापित व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकारों का संकल्प हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक वर्ग को सशक्त बनाने तथा उनकी मुसीबत और तकलीफ दूर करने का काम किया है। मित्रों, जब नई व्यवस्था निर्मित होती है तो उसके सपने बीज रूप में होते हैं। उसे सही खाद पानी देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी होती है। आज केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रयासों से कमजोर और वंचित वर्ग के लाखों सपने आकाश में उठ रहे हैं और प्रगति की शाखाएं अनेक क्षेत्रों को छू रही हैं। वंचित वर्ग, आदिवासी समुदाय के विकास के कार्यक्रम नई पीढ़ी की योग्यताओं का भी विकास कर रहे हैं तथा उन्हें वैसी ही लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो समाज के अन्य वर्गों को उपलब्ध है। नारी, युवा, किसान और गरीब, इन 4 जातियों के उत्थान के लिए प्रशासन ने राह के हर एक पत्थर को सीढ़ी बनाया है और इस यात्रा में अनेक ऐसे अनसंग हीरोज मिले हैं जिन्होंने असाधारण योगदान दिया है। अगले महीने की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए मैं आप सभी से कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिनका हर एक योगदान समाज के नए अस्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ है। बांदीपुरा की रहने वाली शबनम बशीर आदिवासी समुदाय के अधिकारों के प्रति समर्पित है। साथ ही वह आदिवासी इलाकों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए उन क्षेत्रों के ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर रही हैं। यही नहीं, शबनम बशीर यूथ इंगेजमेंट कार्यक्रमों के द्वारा नई पीढ़ी में आदिवासी संस्कृति के प्रमोशन के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रही हैं तथा उन्हें ड्रग्स की बुराइयों से भी दूर रखने का प्रयत्न कर रही हैं। वह एक साथ टूरिज्म प्रमोटर, ट्राइबल रिसर्चर तथा समाज सेवी जैसी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं और दायित्वों का बड़ी सहजता से निर्वहन कर रही हैं। आजकल शबनम दुर्गम इलाकों में होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म तथा कल्चर टूरिज्म पर उचित रणनीति और टीम बनाकर काम कर रही हैं।
जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में मैं उनके योगदान की सराहना करता हूँ। नारी शक्ति समाज से पृथक नहीं होती, बल्कि वह समाज के पूरे स्वरूप को अपना कुटुंब मानती है। बडगांव की कैंसर सर्वाइवर वहीदा अख्तर ने स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद इस बात को साबित किया है। वह रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 122 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही तथा परिवार की मुखिया की तरह सभी की सेवा एवं देखभाल भी कर रही हैं। आप कल्पना कीजिए, आज 122 परिवारों का वर्तमान, उन परिवारों के सभी सदस्यों का भविष्य वहीदा की अदम्य इच्छा शक्ति पर टिका है। अपने इर्द गिर्द वहीदा ने ऐसा वातावरण निर्मित किया है जो प्रतिपल जम्मू कश्मीर की लाखों महिलाओं को प्रेरित कर रहा है। जम्मू की समाज सेविका रेवा रैना जी भी समाज की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने, युवा ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए काम कर रही हैं। 70 वर्षीय रेवा जी रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं। उनका सक्रिय कार्यकाल बच्चों में स्पोर्ट्स के माध्यम से चरित्र निर्माण के प्रति समर्पित था, लेकिन रिटायरमेंट के पश्चात भी उनका मिशन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसमें और विस्तार तथा तेजी आई। रेवा जी अब प्रतिदिन विभिन्न स्पोर्ट्स एकेडमी तथा संस्थानों में जाती हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। गरीब परिवार के बच्चों को वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराती हैं। धैर्य, करुणा तथा सेवा, इन 3 मुख्य हथियारों के माध्यम से रेवा जी समाज के उत्थान में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ एक जागरूक और सशक्त चेतना परिवर्तन का सबसे प्रमुख आधार होती है। पूज्य बापू कहते थे कि हम रचनात्मक कार्यों को अहिंसा मानते हैं और यही अहिंसा परम धर्म है। ऐसे रचनात्मक कार्यों द्वारा परिवर्तन की झलक ऊधमपुर की रहने वाली अनीता शर्मा और शहनाज बानो के बिजनेस वेंचर में भी नजर आ रहा है। नारी कल्याण मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा उन्होंने 31 परिवारों की जिंदगी में सुखद बदलाव लाने का काम किया है। इस यूनिट के द्वारा उन्होंने चेनानी में महिला एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है। ऐसी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स नहीं हैं, उन्हें भी वह अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। ऐसे ही गुमनाम नायकों में से एक कठुआ की रहने वाली सुनीता देवी अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा बसोहली पेंटिंग को प्रमोट करने का प्रयास कर रही हैं। सुनीता विश्वस्थली आर्ट एंड पेंटिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर भी हैं, जिसे बसोहली पेंटिंग का GI टैग प्राप्त हुआ है। इस प्रसिद्ध और यूनिक कला के प्रमोशन के साथ साथ वह 50 युवा कलाकारों को भी प्रशिक्षित कर रही हैं और सामन गांव में बसोहली क्राफ्ट की कारखानदार यूनिट भी चला रही हैं। मैं मानता हूँ सृजन यात्रा में कलाकार सिर्फ एक वाहक होता है, अवसर उसे अस्तित्व प्रदान करता है, लेकिन उसके साथ लय कलाकार साधता है। मेधावी शर्मा ने बसोहली पेंटिंग की बारीकियों को इस विधा के लेजेंड SS बलोरिया जी से सीखा था। वर्षों के कड़ी मेहनत से वह अपनी कला यात्रा के शिखर पर पहुंची हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यमों के जरिए वह इस कला को पूरे विश्व में पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। मित्रों, कला को मैं समाज के प्रकाश के रूप में देखता हूँ। कला ही अंतरतम से तालमेल का माध्यम है और कला ही ऊर्जा का अनंत रूप है। कला से सज्जित समाज को ही सुसंस्कृत राष्ट्र भी कहा जाता है। डोगरी लोक गायक रोमलो राम पिछले 40 वर्षों से कला की सेवा में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें 26 जनवरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनकी अगली पीढ़ी भी डोगरी लोक संगीत की विरासत को संरक्षित करने में जुटी है। रोमलो राम की बेटी सरस भारती अब डोगरी लोक संगीत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। श्रीनगर के 72 वर्षीय मास्टर शिल्पकार गुलाम नबी डार को भी इस वर्ष के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वॉलनट की लकड़ी पर
कला के जीवन स्वरूप को उकेरने वाले गुलाम नबी ने अपना पूरा जीवन इस अनोखी विधा को संरक्षित करने में समर्पित कर दिया। मैं रोमलो राम तथा गुलाम नबी डार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इन दोनों कलाकारों की तपस्या, उनकी सृजनात्मक यात्रा समाज के लिए हितकारी हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। इन कलाकारों का सहयोग करने, उनकी कला के प्रमोशन के लिए समाज को भी आगे आने की आवश्यकता है। मुझे स्मरण है, डोगरी साहित्य के इतिहास में ठाकुर रघुनाथ सिंह जी का अनेकों बार जिक्र आता है। उनका जन्म 1885 में सांबा में हुआ था। एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक लेखक के रूप में उन्होंने मातृभाषा, कला और संस्कृति के प्रमोशन में अतुलनीय योगदान दिया था। एक अवसर पर समाज को खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने लिखा था, कवि रतन गली बिच रुलदा बेकदरे दे मुहल्ले, रंग सकल गुण परखन किया अकल नई जिंदे पल्ले। जिनमें गुणों को पहचानने की क्षमता नहीं, वे सौंदर्य, गुण तथा विवेक की परख भला कैसे कर सकते हैं। ठाकुर रघुनाथ सिंह जी ने समाज में कला संस्कृति के संस्कारों पर बल दिया, क्योंकि बिना सृजन के सृष्टि का कोई मोल नहीं। संगीत, नृत्य, चित्र, गीत, काव्य, साहित्य सृजन की चाहे जो भी विधा हो, उसके संस्कार के बीज समाज में निरंतर बोते रहिए, क्योंकि कला के अंकुर ही समाज में शांति और सुख को अस्थायी स्वरूप दे सकते हैं। मित्रों, बारामूला जिला आज जम्मू कश्मीर का मशरूम हब बनने की तरफ अग्रसर है। इस विकास यात्रा में अनेक किसान भाइयों ने योगदान दिया है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में माताओं, बहनों, बेटियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी ही एक बारामूला की बेटी नाजिश रशीद हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आज जिले की प्रमुख मशरूम कल्टीवेटर हैं। नाजिश ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को खेती से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और वह उन्हें मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूनिट स्थापित करने, सब्सिडी प्राप्त करने के पूरे प्रोसेस के लिए गाइड भी कर रही हैं। गांदरबल की महबूबा अख्तर ने अपने गांव में पॉली ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन शुरू किया है। मौसम की प्रतिकूलता की वजह से पिछले कुछ वर्षों से उन्हें एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की खेती के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस की ट्रेनिंग ली और प्रशासन की मदद से अपनी यूनिट भी स्थापित की। आज उनकी एक यूनिट से गांदरबल की सैकड़ों महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है और वह किसान साथी पोर्टल के माध्यम से इस योजना से जुड़ी हैं। मैं समझता हूँ, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने की सबसे अधिक संभावनाएं निहित हैं। पॉली ग्रीन हाउस जैसी पहल से व्यावसायिक हित भी सुरक्षित रहेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मार्केट में अपनी उचित जगह भी बना सकेगा। इंसान अगर हिम्मत न हारे तो देर हो सकती है, लेकिन उनके सपने अवश्य पूरे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी का सारा विकास दृढ़ता और धैर्य पर टिका हुआ है। सांबा की रहने वाली लक्ष्मी ने कई वर्षों से एंटरप्रेन्योर बनने के सपने पाल रखे थे। 55 वर्ष की उम्र में अब आकर उनका सपना साकार हुआ है। वह निरंतर समाज में अन्य महिलाओं को अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन भी कर रही हैं। आज अपनी यूनिट के माध्यम से लक्ष्मी ने 15 अन्य लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। मित्रों, विमेन एंटरप्रेन्योर्स आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ें, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं और लगातार ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। एक समय था जब विमेन एंटरप्रेन्योर्स का कार्यक्षेत्र घरेलू और कुटीर उद्योगों तक सीमित था, लेकिन आज वो आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज को लीड कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 3.5 लाख महिलाओं ने प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ट्रेनिंग ली है।
87,541 ऑपरेशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विभिन्न सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और 10 फरवरी 2024 के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक कुल 7.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हुई। आज वोकल फॉर लोकल अभियान का नेतृत्व भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स कर रही और प्रगति के हमसफर के रूप में वह समाज एवं राष्ट्र को सशक्त बना रही। नारी शक्ति की अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखकर मेरे मन में आशा जगती है कि जिस अडिग और अदम्य साहस के साथ उन्होंने समाज को नई शक्ति प्रदान की है, उससे अमृतकाल की यात्रा को जरूर बल मिलेगा और आत्मनिर्भरता की नींव पर विकसित भारत का निर्माण भी होगा। इसके लिए समाज के सभी व्यक्तियों को सोच, आस्था, संकल्प के साथ कर्म का तारतम्य भी बैठाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहानी सुनाई थी। उस प्रवचन का सार था कि आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। एक नौजवान ने वो प्रवचन सुना। उसका घर पहाड़ की तलहटी में बसा था। अपने घर पर जाकर उस नौजवान ने खिड़की खोली और कहा कि मैंने अपनी आस्था मजबूत कर ली है, मेरे मन में आस्था गहरी हो गई, अब बस यह पहाड़ हट जाना चाहिए। उसने 2-3 बार ये बात कही और फिर 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। जब उसने आंख खोली तो देखा कि पहाड़ जस का तस खड़ा है। यही होता है जब सोच और कर्म में कोई सामंजस्य न हो। आस्था के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म भी करने होंगे, तभी हर मुश्किल से मुश्किल कार्य किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि हमारी सोच, हमारे कर्म सकारात्मक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करें। अगर हर एक हाथ और हर एक मन में नई सोच और नए लक्ष्य का तारतम्य हो तब विकास सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी होगा तथा समाज में विविधता को पोषित करते हुए हम नए अवसरों एवं नए संकल्पों की सिद्धि कर सकेंगे। श्रीनगर से डॉक्टर सैयद सैलीन ने विमेन हेल्थ एंड वेलबींग के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। डॉक्टर सैयद ने लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य की मुख्य चिंताओं के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाए। उनका कहना है कि अवेयरनेस कैंपेन पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यह होना चाहिए कि सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं का रेगुलर हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग तथा वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर सैयद ने आगे लिखा है कि इसके साथ ही सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए जो महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। उन्होंने महिलाओं में मेंटल हेल्थ के संबंध में भी एक सुझाव भेजा है। डॉक्टर सैयद का कहना है कि मेंटल हेल्थ को लेकर समाज में एक गलत धारणा है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। रिमोट एरिया में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक या डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से मेंटल हेल्थ पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए ताकि सही समय पर सलाह और उपचार महिलाओं को उपलब्ध हो सके। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया है कि मेंटल हेल्थ की चुनौतियों का सामना कर रहे इंसान को समाज से अलग नहीं करना चाहिए बल्कि उसे सहायता समूहों के साथ जोड़ना चाहिए। डॉक्टर सैयद सैलीन, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के सभी वर्ग, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या नौजवान हो, उन तक मेंटल हेल्थ से संबंधित सभी सुविधाएं और संसाधन पहुँचे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैंने नवंबर 2022 में इस व्यवस्था को समावेशी बनाने के लिए टेली मानस लॉन्च किया था। इसके तहत एक 24/7 यूटी लेवल सेल स्थापित की गई है जिसका प्रयास हर एक जरूरतमंद तक पहुंचना है। 1 वर्ष के भीतर लगभग 33,000 नागरिकों को सलाह एवं उपचार उपलब्ध कराया गया है। मैं सभी नागरिकों को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जुलाई में एक टेली मानस चैटबॉट भी लॉन्च किया गया था जिससे मेंटल हेल्थ सर्विस की एक्सेसिबिलिटी सशक्त हो सके और ड्रग अब्यूज से कारगर तरीके से निपटने में भी इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी मदद मिल रही है।
इस चैटबॉट को कोई भी ज़रूरतमंद नागरिक अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकता है और विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है। प्रशासन पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहा है कि निमहंस बेंगलोर के साथ साइन किए गए MOU के द्वारा मेंटल हेल्थ सर्विसेज को और बेहतर बनाया जाए। मेडिकल ऑफिसर्स तथा नर्सिंग स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाए। मुझे डॉक्टर सैयद का वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम और मैंडेटरी रेगुलर हेल्थ चेकअप का सुझाव अच्छा और दिलचस्प लगा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को इस अभियान का नेतृत्व करते हुए अन्य सभी संबंधित संस्थानों के साथ मिलकर के योजना बनाने का जरूर निर्देश दूंगा। रियासी से प्रिया वर्मा तथा पुलवामा से इंसा मंजूर ने विमेन सेफ्टी के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजे। प्रिया वर्मा ने लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा सेल्फ डिफेंस एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर्स जिलों के सभी पब्लिक स्पेस तथा ट्रांसपोर्टेशन हब की स्वयं मॉनिटरिंग, उनका सेफ्टी ऑडिट करें और अगर वहाँ महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई कमियां या खामियां नजर आती हैं तो उन्हें दूर करें। प्रिया, आपके दोनों सुझाव सराहनीय हैं और मैं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जरूर दूंगा। इंसा मंजूर ने 2022 में श्रीनगर पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए विमेन स्क्वाड्स तथा डेडिकेटेड विमेन हेल्पलाइन मॉडल को अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में रिप्लिकेट करने के संबंध में सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की भागीदारी और उनके बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन से महिला सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। इंसा ने विमेन पुलिस स्टेशन के कार्यक्षेत्र के विस्तार का सुझाव दिया है ताकि महिला पुलिसकर्मी उस एरिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर सेल्फ डिफेंस के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें और इससे संबंधित कानून की जानकारी तथा पुलिस स्टेशन पर उपलब्ध सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी उन्हें बता सकें। इंसा, मैं आपके इन सुझावों का स्वागत करता हूं और इस पर उचित कार्रवाई हो इसका निर्देश दूंगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में प्रयास किया है कि अवाम और पुलिस के बीच दूरी कम हो, उनके बीच लगातार संवाद स्थापित हो और पुलिस थानों की सकारात्मक पहल का लाभ आम जनता को मिले। मैं समझता हूं कि हर एक नागरिक के मन में विश्वास होना चाहिए कि पुलिसकर्मी उसकी शिकायत का निवारण करेंगे और उसके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर थाना दिवस और कम्युनिटी मीटिंग आयोजित हो रही है। पिछले वर्ष 2127 थाना दिवस प्रोग्राम आयोजित किए गए थे और 2129 पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग भी आयोजित की गई। उच्च स्तर पर DGP जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों का स्वयं समाधान कर रहे हैं। इन तीनों पहल का आम नागरिकों ने स्वागत किया है और नागरिक केंद्रित पुलिस व्यवस्था स्थापित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल विमेन सेल स्थापित की गई है जिसके लिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का सहयोग भी मिल रहा है। सांबा से ऋषि गुप्ता ने विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजे हैं। ऋषि ने लिखा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा नवंबर 2022 में डल लेक में आयोजित किए गए निवेशक दीदी पहल को अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी लागू किया जा सकता है, जिससे महिलाओं के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा मिलेगा। ऋषि ने लिखा है कि इस तरह की पहल कोलैबोरेशन द्वारा अत्यंत आसान हो सकती है तथा इससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्थानीय बैंक, कम्युनिटी सेंटर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर दूर दराज के इलाकों में कैंप भी आयोजित किए जा सकते हैं। ऋषि का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना जैसी स्कीम के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में यह पहल कारगर सिद्ध होगी। ऋषि, इस अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगस्त 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी जैसी
अनेक यूनिक शुरुआत की गई है। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर बैंक को मैंने निर्देश दिया था कि वो हर एक जिले के दूर दराज गाँवों को चिन्हित करके लिटरेसी कैंप आयोजित करें तथा विशेष रूप से आम नागरिकों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ने का काम करें। तत्पश्चात 2021 में 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी अभियान शुरू किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं द्वारा महिलाओं को घर बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई। मैं इन दोनों पहल को परिवर्तनकारी मानता हूं। रिशु ने जिस निवेशक दीदी प्रोग्राम की चर्चा की है उसे भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में आयोजित करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बातचीत की जाएगी। कुपवाड़ा से नीलोफर बुखारी ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। नीलोफर ने लिखा है कि प्रशासन द्वारा लॉन्च किए गए हौसला प्रोग्राम ने जम्मू कश्मीर की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी प्रेरित किया है, लेकिन इस योजना को शहरों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। उनका कहना है कि हौसला के दौरान हर वर्ष सिलेक्शन और ट्रेनिंग में गांव की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग में शहर तथा गांव की महिलाओं की संख्या बराबर हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। नीलोफर का दूसरा सुझाव है कि जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गांव की महिलाओं के लिए भी मेंटरशिप नेटवर्क स्थापित किए जाएं ताकि वहां एस्पायरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित करने या गाइड करने वाली महिलाओं की संख्या भी कम है। नीलोफर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि हौसला कार्यक्रम में गांव तथा शहर दोनों क्षेत्रों की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम की सिर्फ एक शर्त है कि उनका बिजनेस ऑपरेशनल होना चाहिए और इस एंटरप्राइज में महिलाओं की 33% भागीदारी होनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को जरूर निर्देश दूंगा कि वह हौसला कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन के समय पंचायतों तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंचावें और ब्लॉक दिवस के माध्यम से उन्हें इसकी सूचना प्रदान करें। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम इन्वेस्ट इन विमेन ऑसिलरेट प्रोग्रेस है। इस थीम से मिलते जुलते कुछ सुझाव मुझे उधमपुर से चंचल कुमारी और बडगाम से अरिफा आरा ने भेजे। चंचल ने अपने पत्र में लिखा है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अभियान में नारी शक्ति को उसका समुचित स्थान देना होगा, तभी हमारा राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। चंचल का कहना है कि एनवायरनमेंट का विषय किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट को मिलकर काम करते हुए ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे ज़मीनी स्तर पर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो। अरिफा ने अपने पत्र में लिखा है कि विलेज टूरिज्म, ऑफ-बीट टूरिज्म और इको टूरिज्म का नेतृत्व महिलाओं को सौंपना चाहिए। अरिफा का आग्रह है कि होम स्टे के रजिस्ट्रेशन में पहली प्राथमिकता नारी शक्ति को मिलनी चाहिए ताकि वह अपने हुनर और अनुभव से अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण सेक्टर को नया स्वरूप प्रदान कर सके और अपने परिवार की जिंदगी संवार सके। मैं चंचल और अरिफा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति एनवायरनमेंट, इको टूरिज्म को लेकर भी सजग है और अपनी भागीदारी से मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। एक खुशहाल समाज का निर्माण करने के लिए सरल जीवन शैली को प्रमोट करना आवश्यक है ताकि विकास और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण दोनों ही व्यवस्थाएं साथ साथ चल सकें। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने और सतत विकास की स्पीड को कायम रखने के लिए व्यापक स्तर पर नारी शक्ति की भागीदारी आवश्यक है। मैं चंचल और अरिफा के सुझावों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जरूर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकृति मूर्त रूप में ईश्वर का सबसे बड़ा धर्मालय है। प्रकृति का अपूर्व तेज, प्रकृति की अपूर्व शांति बनी रहे, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। इस दिशा में हमारा छोटा सा योगदान भी बहुत बड़ा निवेश साबित हो सकता है। मैं नारी शक्ति को भी उनके संकल्प
और सृजन की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए नमन करता हूँ। कदम से कदम मिलाकर सभी नागरिक अपने निहित कर्तव्यों का पालन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।